हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो आप सभी को पता है कि 7 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाओ और अच्छे से मॉक टेस्ट वगैरह डेली सॉल्व करो आप। ठीक है। तो उसी क्रम में हम लगाएंगे आज मॉक टेस्ट जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट अल्टीमेट लाइव टेस्ट 05 के नाम से। ठीक है जी। इससे पहले भी हम 12th लेवल के काफ़ी सारे मॉक लगा चुके हैं। उनके सॉल्यूशन भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का मॉक टेस्ट। चलिए शुरू हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ नहीं, बाकी हाँ, सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन को। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लेना। हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका हिंदी में। ठीक है जी। चलिए। तो n संख्या में आयताकार बक्सों की रंगाई की कुल लागत इतने रुपए है। यदि रंगाई की लागत 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी दे रखी है, तो n का मान बताना है। यानी कि n आयताकार बक्से हैं, उनकी रंगाई होनी है, पेंट होना है उन पे, और टोटल इतने रुपए लग रहे हैं। और 1 मीटर स्क्वायर पे 2 रुपए लगते हैं, तो टोटल कितना एरिया होगा जिसको पेंट किया गया होगा। भाई इतने रुपए इसके खर्च हो चुके हैं। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इतने रुपए खर्च हो गए। और 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए लग रहे थे? 2 रुपए लग रहे थे। तो मैं देखूँ कितने मीटर स्क्वायर पे इसको पेंट किया गया होगा। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, इतना मीटर स्क्वायर जो है उस पर पेंट किया गया होगा। ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया जितने भी एन बक्से होंगे उनका टोटल सरफेस एरिया इतना होगा। टोटल सरफेस एरिया पे तो पेंट किया जाएगा। तो मैं अगर एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँ और इनटू एन बक्सा, तो बराबर ही आएगा। तो एक का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आयताकार बक्से हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये वो हो जाएगा ना, क्यूबॉइड, घनाभ हो जाएगा। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। एक बक्से का एरिया टोटल सरफेस एरिया, और मेरे को कितने बक्सों पे पेंट करना? एन पे। तो इनटू एन कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जिसको हम पेंट करेंगे वो कितना हो जाएगा? 55,000 मीटर स्क्वायर। चलो अब निकालो इसको। 2 इंटू LB कितना हो जाएगा? L इंटू B 150, BH 50 प्लस 75, HL हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो गया? इसको सम करो। 275 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? इसको नीचे ले जाओ डायरेक्ट यहाँ पे आप। 55,000 है यहाँ पे। 275 इंटू 2 नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो एन की वैल्यू ही आ जाएगी। यहाँ पे एन बचेगा खाली। तो काटो इसको। 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो 5 से कटा है 5,000। 25 दूनी 50, 200, और 2 एकम 2 100। तो एन की वैल्यू आ गई 100, यानी कि 100 बक्सों को पेंट किया गया होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको, हिंदी में देखेंगे। MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति यानी कि रॉ का चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सारी जो रॉ है उसको सेलेक्ट करने के लिए क्या होता है आपका? आई थिंक शिफ्ट प्लस स्पेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया है? नो आइडिया भाई, करंट अफेयर का एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं। ठीक ठीक है, सिलोज्म का क्वेश्चन है। कुछ रिमोट बैटरी हैं, तो ये रिमोट है। इनमें से कुछ क्या है? बैटरी है। सभी बैटरी चार्जर हैं, तो ये सारी बैटरी किसके अंदर आ जाएंगी? चार्जर के अंदर आ जाएंगी। कोई चार्जर केबल नहीं है, तो कोई भी चार्जर जो है ये आपका केबल नहीं है। तो केबल को सी से लिख के केबल। ठीक है। कुछ रिमोट केबल है, आप कंक्लूजन देखते हैं क्या हो सकता है सही। कुछ रिमोट केबल है, तो रिमोट और केबल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, तो नहीं होगा। कुछ बैटरी केबल हैं, तो बैटरी और केबल का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या? नहीं। जब डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे आप कह सकते हो कि ये कंक्लूजन हो सकता है? तो दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है।
जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए विज्ञान रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है यार, नो आइडिया। आप लोग पढ़ लेना करंट अफेयर अच्छे से। 14 घंटे में एक आदमी नाव से 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है और वापस आता है। वह पाता है, अच्छा, 14 घंटे में 48 किलोमीटर दूर जाता है और फिर वापस आता है, ठीक है। वह पाता है कि उसे धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के अनुकूल 3 किलोमीटर जाने में लगता है। तो धारा की गति बतानी। तो आपको पता है स्थिर जल में नाव की चाल को क्या कहते हैं आप? एक्स कहते हैं। और धारा की गति को क्या कहते हैं आप? वाई कहते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है। 14 घंटे में एक आदमी 48 किलोमीटर जाता है और वापस भी आता है। तो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस जब वो जाएगा, तो मान लो कि वो एक्स प्लस वाई, यानी कि अपस्ट्रीम से जा रहा है, एक बार धारा के अनुकूल जा रहा है, प्लस फिर जब वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल आएगा ना, तो फिर एक्स माइनस वाई की स्पीड से आएगा। तो दोनों को कुल मिला के टाइम इसको कितना लग रहा है? 14 घंटे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन इसने क्या दी है कि 4 किलोमीटर जाने में उसे उतना ही समय लगता है जितना 3 किलोमीटर धारा के विपरीत अनुकूल में 4 किलोमीटर जाने में, यानी कि अगर वो 4 किलोमीटर अनुकूल से जाता है, यानी अनुकूल मतलब एक्स प्लस वाई, तो उसे इतना टाइम लगता है। सेम टाइम उसको 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगता है। तो ये बराबर है। तो एक बार देखें इसका रेशियो। इसको इधर ले आओ, ये यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 हट के यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और ये जो 3 यहाँ पे था उसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इंटू में 3 बचा, वो 3 इधर आ गए डिवाइड में, ठीक है। ठीक है, देखो अब ये एक्स प्लस वाई सामने है, एक्स माइनस वाई सामने है, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल लगा दोगे आप। ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? एक बार इनको प्लस कर दो 7, और एक बार इनको माइनस कर दो 1, ठीक है। ए और बी आ गया आपके पास। और ए और बी मतलब एक्स और वाई। ए का मतलब यहाँ पे एक्स है और बी का मतलब यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया 7, और वाई कितना आ गया 1। अब इसमें ये रेशियो आया इनका, है ना। यहाँ पे आप इसको पुट करके देखो, जैसे 7 और 1 8, यहाँ पे मैंने 8 रखा, यहाँ पे 6 रखा, तो 8 6 48, 6 8 48 सेटिस्फाई कर गया ना, ठीक है। अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो इसका डबल रेशियो रखते 14 और 2 रख के देखते, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी कि नाव की चाल आ गई 7 और धारा की चाल आ गई 1, ठीक है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रही है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं नहीं है? इंपॉर्टेंट है, शायद पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन सेम। ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक। और वैसे भी आपको यूएन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, 12th क्लास में पढ़ा हो या उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की हो तो ठीक है। तो इसकी यूएन की आई थिंक 6 आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और उसमें कौन कौन सी आती हैं? एक तो अरबी आती है, ABC चाइनीज आती है, चाइनीज। और ABC इंग्लिश आती है, F से फ्रेंच आती है। और R और S, R से क्या हो जाएगा आपका? रशियन लैंग्वेज। और एस से स्पेनिश, ये होती है शायद। तो अरबी आती है, कौन सी नहीं है? जर्मन तो नहीं आती आई थिंक, स्पेनिश आती है और चाइनीज़ आती है, तो जर्मन नहीं आती। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ फैक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको पढ़नी ही चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। मदरबोर्ड पर मौजूद घटकों में डैश शामिल नहीं होता है। मदरबोर्ड पर इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? जो CPU होता है हमारा, उसका जो मदरबोर्ड होगा उसमें बैटरी होगी क्या? बैटरी मदरबोर्ड के ऊपर होगी या साइड में लगी होगी? BIOS चिप, प्रोसेसर तो उस पर होगा ही होगा 100%। ग्राफिक ग्राफिक कार्ड भी होगा। आई थिंक बैटरी उसके ऊपर लगी हो ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, बट देखते हैं, इसके साथ ही जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो डबल डबल हो रहा है क्या? 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18। 18 तो यहाँ पे है ही नहीं, 18 रहेगा, ठीक है। 1 9 25 49 81। एक का स्क्वायर 2, 3 5 7 9, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, तो 1800। और 121, 1921 आ गया। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। यही लॉजिक लगेगा ना इसमें। या फिर आप देख लो एक बार, डिफरेंस देख लो कि 308 प्लस हो रहा है एक बार तो। फिर कि यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 9 में से 5 गया 6, सॉरी 9 में से 5 कह रहा हूँ, 15 में से 9 गया 6। और एक का 1 और 3 का, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। तो 8 308 316 हो गया यहाँ प्लस, और यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा?
25, 25 से 25 50, 24 बचा, 9 और 3 12, 324 यहाँ प्लस हो गया तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 332 प्लस हो रहा है क्या आगे? 332, 9 2 11, 4 3 7 और एक 8, 3 और 2 5 और एक, 332 प्लस हो रहा है तो आगे 340 प्लस होगा, 8 8 का गैप होता रहा प्लस, 8 दूनी 16, 8 3 24, 7 चौक 32, 8 5 40, तब 340 प्लस हो जाएगा 1581 में। तो 1 8 4 12, 5 3 8 और एक 9, एक 1921, अब भी 1921 आ गया, देखा? दोनों लॉजिक से सेम आंसर आ रहा है, और यहाँ से देख के भी पता चल रहा था मल्टीपल्स आ रहे थे ना 3 के, तो वैसे भी हो जा रहा था ये सवाल, बट मैंने आपको दोनों लॉजिक से बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, ओ एन सी ई को ऐसे लिखा जा रहा है, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखो, फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखो, ठीक है? उसके बाद बाकी सब चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ओ का एल, तो एल एम एन ओ, ठीक है, एल एम एन ओ, यानी कि -3 हो गया, एल एम एन -2 हो गया, ठीक है? वी से सी नहीं बन रहा ना लॉजिक, काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाएगा इसके बीच में, तो फर्स्ट से लास्ट का देखो अब, ओ से पी क्यू आर एस तो +4, एन से वी, एन से तो वी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 14, टी यू वी 22, तो 8 हो गया, +8 हो गया यहाँ पे, पहले +4 और फिर +8 हो गया, ठीक है? फिर सी से एल, तो 3 से 12 +9 हो गया, इस पे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा ना, 5 से 19 तो 14 प्लस हो गया, एल एम एन ओ, एल को ओ लिखा है क्या? एल को ओ लिखा है, बट यहाँ पे तो एल को एन लिखा है, एल को ओ लिखा है। हम्म, ओ पी क्यू आर एस प्लस 9 और 17, 9 और 8 17, को से एल, एल एम एन ओ, ओ पी क्यू आर एस प्लस, तो भाई आगे पीछे का तो कोई लॉजिक मुझे चेक नहीं नज़र आ रहा। अब और दूसरे रैंडम चेक कर लेते हैं एक बार रैंडमली, तो इसको लिखा नहीं गया, जैसे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो वैसे तो नहीं लिखा, रैंडमली चेक करते हैं, मैं तो अल्फ़ाबेट चेक करने लगा। ओ से ओ को एल लिखा गया हो तो ओ को पी लिखा गया यहाँ पे नहीं, ऐसे तो नहीं लिखा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ को पी नहीं लिखा गया यहाँ पे, कुछ कॉमन है क्या इनमें? कुछ कॉमन ऐसा एज सच ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, बट हाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे एल को ओ भी लिखा गया, एल को एन भी लिखा गया है, तो रैंडमली तो नहीं लिखा गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है क्या इसका कुछ? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देखें तो है क्या कुछ? नहीं, तो फिर 15 14 3 5 ऐसे देख लो, और यहाँ पे एल, एल टी यू वी 22 और S 19 हो गया, ठीक है? इनका कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या? 3 2 यहाँ पे नहीं, +4 +7, यहाँ से +4 हो रहा है क्या L से D पर? नहीं, -3 -2 प्लस, तो बहुत सारा हो गया यहाँ पे, 19 +14, इसको बाद में देखते हैं ना, काफ़ी टाइम ख़राब कर दिया इस क्वेश्चन ने, अभी देखेंगे इसको, है ना, लास्ट में देखते हैं। डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाना है इसको, डिक्शनरी के क्रम में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आप देखें। सबसे पहले ऑप्शन चेक करिए, तो 2 है सबसे पहले, फिर 1 है, तो उसके बाद क्या है, 5 3 5 3, तो 3 और 5 में से चेक करिए कौन आएगा पहले, 3 और 5 में से एक्स ई एन, एन और आई, तो आई पहले आएगा, एन तो आई पहले आएगा, आई जे के एल एम एन, तो 5 पहले आएगा, तो 3 खत्म, ये 3 खत्म, उसके बाद 3 और 4 में से पहले कौन सा आएगा ये चेक करना है आपको, ENN MNO, तो पहले 3 आएगा, एन आएगा ना पहले, तो पहले 3 आएगा, 4 भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप ऑप्शन से आंसर को चेक कर सकते हो, ऑप्शन से आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है? एक ट्रक और कार, 4 कार का औसत भार इतना है, जो ट्रक के भार को हटा देने पर 1 किलोग्राम कम हो जाता है, ट्रक का भार कितना होगा? देखो, एक ट्रक है प्लस 4 कार है,
इनका एवरेज है 48, ये ट्रक चला गया तो एवरेज 1 किलोग्राम कम हो गया। जब एवरेज 48 था तो मैंने माना कि सभी का वेट 48 था, ठीक है। जब ट्रक चला गया तो सबका वेट 47 हो गया। भाई ट्रक गया तो वो 48 तो लेके ही गया, अगर खाली 48 लेके जाता तो एवरेज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट वो इतना एक्स्ट्रा ले गया कि सब इन 4 कारों में से भी एक एक कम हो गया। तो इनका 4 भी लेके गया, वो एक एक सबसे लेके गया, तो 4 भी लेके गया, यानी कि इसकी ये जो है ये 52 किलो का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। समझ पाए? एवरेज के इस तरह से ही करने हैं आपको क्वेश्चन, टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है, इसको यहाँ बैठा देते हैं। कौन सा मामला फौजदारी कानून का मामला नहीं है? तो फौजदारी का मामला कौन सा नहीं है? आपको पता है 2 कानून होते हैं, एक तो फौजदारी होता है और एक आपका सिविल या नागरिक मामले होते हैं ना। तो फौजदारी में सारी चोरी डकैती ये सब चीज़ें, हत्या, और प्लस इसमें दहेज भी आता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक बार मैंने गलत कर दिया था इसको। तो फौजदारी में दहेज के लिए प्रताड़ित करना भी आता है इसमें। कौन सा नहीं है ये बताना है, तो हत्या, चोरी, दहेज, प्रताड़ना। तलाक का जो मामला है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये सिविल में आता है, इंपॉर्टेंट। तलाक का विशेष रूप से सिविल में आता है, इसको याद रखना है आपको, है ना। ये सब चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए। कई सर्वरों पर एक डीएनएस उपस्थित होता है, डीएनएस का पूर्ण रूप यानी डीएनएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। और ये पहले भी शायद एनटीपीसी में ही आया हुआ है, डीएनएस। डीएनएस तो डी से शायद डोमेन होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, डिस्टिंक्शन नहीं होगा। डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, तो सिस्टम ज़्यादा सही लग रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ये इससे क्या बनेगा, ठीक है। एफ से पी, तो फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट पे चेक करेंगे तो एफ से पी कितना हो रहा है? एफ से पी 6 से 16 यानी कि +10 हो रहा है। ई से ए, तो ई से ए माइनस हो रहा है कितना? 1 और 5 -4 हो रहा है। फिर एल से वी, एल होता है 12 और वी कितना, टी यू वी 22, तो फिर +10 हो रहा है। और फिर -4 हो रहा है क्या, पी क्यू आर एस टी, फिर -4 हो रहा है। एक बार +10 -4 +10 -4, ठीक है। तो +10 करेंगे इसमें कितना आ जाएगा, एस कितना होता है 19, तो +10 करेंगे कितना आएगा 29, यानी 26 और 3, तो 3 क्या होगा, सी होगा, तो ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद -4 करेंगे, ए से -4 करेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू तक पहुँचेंगे, WXYZ A, तो डब्ल्यू आ जाएगा, ये खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 छात्र एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, तो भाई बना लो व्रत। एक व्रत बना दिया हमने, 6 छात्र हैं इसके बीच में। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मारिया यहाँ पर है, सिद्धार्थ इनके दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तान्या लियाम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तान्या लियाम के बाईं ओर से तीसरे स्थान, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। नाथन लियाम के निकटतम बाईं ओर बैठा है। सिद्धार्थ और मारिया के निकटतम पड़ोसी कौन है? तो दूसरे से किसी से शुरुआत करते हैं, इनसे तो मिल नहीं रहा, लियाम 2 जगह पे आ गए यहाँ पे। तो इससे शुरुआत करते हैं, तान्या लियाम के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। तो अगर लियाम यहाँ बैठा है तो इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है, तान्या। और नाथन लियाम के निकटतम बाईं ओर, लियाम के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है, नाथन बैठा है, ठीक है। और राज लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी है, लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी। अगर मारिया यहाँ बैठ जाएगी तो ये हो जाएगा, बट यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ बैठेगी, और इनका निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, राज। ठीक है, लियाम और मारिया का निकटतम पड़ोसी हो गया राज। अब कौन बचा? सिद्धार्थ मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर, मारिया के दाएं से दूसरे स्थान पर सिद्धार्थ आ गया। पूछा कि सिद्धार्थ और मारिया के बीच में कौन बैठा है, टी से कौन, तान्या। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एमएसएमईज की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सुधारों को रेखांकित करने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ें क्या इसके नाम एक बार? रिपोर्ट ऑन एनहांसिंग एमएसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, एमएसएमई ग्रोथ एंड इनोवेशन, इंडियन इंटरप्राइजेस क्रेडिट डेवलपमेंट। करंट अफेयर का वैसे मुझे कुछ पता नहीं है, बट अगर इसमें जाएं, थोड़ा सा अगर गेस करने की कोशिश करें हल्का फुल्का।
कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया, इंडियन एंटरप्राइजेस। ये सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, लेट्स सी क्या हो सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति स्कूटर पर 7 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है यदि वह स्कूटर की गति 3/7, यदि वह स्कूटर की गति के 3/7 की गति से विद्युत साइकिल चलाता है तो 4 घंटे में विद्युत साइकिल पर कितनी दूरी तय कर सकता है। 7 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है स्कूटर की गति के 3/7 से, यानी कि स्कूटर की गति निकालनी पड़ेगी। अगर वो 245 7 घंटे में तय करता है तो उसकी गति 1 घंटे में कितना चलता है, वो 7 × 1 = 7 × 5 = 35, तो 1 घंटे में वो 7 चलता है। वो कह रहा है वो स्कूटर की गति के 3/7, तो उसकी गति का 3/7 कितना हो जाएगा, 15। अगर वो 15 की स्पीड से साइकिल चलाए विद्युत साइकिल तो 4 घंटे में कितना चला लेगा, 15 × 4 = 60, 60 किलोमीटर चला लेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सहपाठी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 सहपाठी हैं भाई, ठीक है। जे पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, तो जे जो है वो एंड में है, सबसे राइट साइड पे, ठीक है। ठीक है। डी और आई, डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं। एच और डी के बीच केवल 2 सहपाठी हैं, तो एच और डी के बीच यानी एच और डी के बीच तो 1 2। अब हो सकता है डी यहाँ बैठा हो एच यहाँ बैठा हो, तो 2 व्यक्ति बैठ गए, जे तब भी एंड में ही बैठेगा, ठीक है। आई और जी के बीच केवल ई बैठा है, पता नहीं के डी के ठीक बाईं ओर बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर के बैठा है यहाँ पे, और के यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और कुछ रह गया। डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, तो डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, यहाँ पे डी और आई निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। एच और डी के बीच में, आई और जी के बीच में केवल ई बैठा है, तो आई यहाँ पे है तो जी यहाँ नहीं हो सकता, तो जी यहाँ होगा और ई यहाँ पे होगा। आई और जी के बीच में कौन बैठा है, केवल ई बैठा है। अगर आई यहाँ पे तो जी यहाँ होता तब ई बैठ जाता, लेकिन यहाँ नहीं बैठ सकता, जी यहाँ बैठेगा तो ई बैठ जाएगा, तो ये वाली सिचुएशन गलत हो गई। यहाँ पे कहीं पे भी ई नहीं बैठ पा रहा है, सॉरी जी नहीं बैठ पा रहा आई के साथ, क्योंकि आई और जी के बीच में एक व्यक्ति होगा तो जी यहाँ बैठना चाहिए था, बट यहाँ एच है, यहाँ बैठ जाता तो यहाँ पे के है, तो ये वाली सिचुएशन गलत हो गई। ये वाली सिचुएशन सही हो गई। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए पूरे, ठीक है। पूछा क्या है इसने, पंक्ति में बाएं छोर से दूसरे स्थान, तो यहाँ से सेकंड नंबर पे कौन आएगा, तो ये सेकंड नंबर पे कौन आएगा जो बच गया, तो एच है क्या, एच हैगा। एफ है क्या, एफ नहीं है। डी है, के भी बैठ गया तो एफ नहीं बैठा, एफ आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मिनर्वा मिल्स मामला जो था, अच्छा, इसमें किस तत्व को घोषित किया गया था मूल संरचना का हिस्सा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सामंजस्य और व्यक्तिगत संतुलन और संतुलन। केशवानंद भारती में संविधान की सर्वोच्चता, ये तो होना चाहिए शायद, क्योंकि केशवानंद भारती में मूल ढांचे का मेनली कॉन्सेप्ट जो आया था उसमें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर है। इंदिरा नेहरू वाद। मिनर्वा मिल्स में तो मौलिक अधिकारों से संबंधित तो था, अगर आपने पॉलिटी के लिए अच्छे से कभी पढ़ा हो तो लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है उसमें सारे केस अच्छे से दिए हुए हैं। पढ़े तो थे, काफ़ी टाइम हो गया बट पढ़े हुए अच्छे से। मिनर्वा मिल्स शायद 80 का केस था। मौलिक अधिकार तो थे बट इनके बीच सामंजस्य और संतुलन की बात की गई थी क्या। हो सकता है, चलो की गई हो। सर्वोच्चता बात मान सकते हैं, ये सही है या ये पता नहीं। तो इसके साथ क्या बोला इसने, कितने युग्म सही है, तो 2 के साथ जाते हैं, लेट्स सी। अब उतना नहीं यही कॉल हो पा रहा। किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में स्थित सबसे मौलिक सिद्धांत है। भाई क्या क्या पूछ लेते हैं नहीं बता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी धनराशि का 20% खो देता है, शेष राशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए शेष रह जाते हैं। देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 20% खो दिए, तो मेरे पास 80 रुपये बचे। अब इसका शेष राशि का 25% खर्च कर दिया मैंने, तो मेरे पास 480 बचे। 25% खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/4 मेरे पास बचा, तो मेरे पास 60 रुपये बचे। बट एक्चुअली में उसने 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 पूछा गया कितने रुपए थे, तो 60 रुपये की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई।
मैंने तो अपने पास 100 रुपये माने थे, बट एक्चुअल में उससे 8 गुना ज़्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो मेरे पास कितने रुपए थे शुरुआत में? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पूर्णिया पर्वत श्रृंखला, औरंगाबाद पर्वत श्रृंखला, सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला, कटिहार पर्वत श्रृंखला। आज यार काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जीके जीएस में भी काफी डीप डेप्थ में ले रखा है क्वेश्चन को अच्छे से। आज का मॉक टेस्ट अच्छा है यार, बढ़िया। अच्छे क्वेश्चन, स्पेशली जीके जीएस के नए क्वेश्चंस डाले हैं इन्होंने। भारत और नेपाल के बीच में तो नेपाल हिमालय आता है ना, बट श्रृंखला कौन सी आती है? पूर्णिया बिहार में है, औरंगाबाद सोमेश्वर बिहार में है, कटिहार पता नहीं। इन दोनों का तो कंफर्म है कि बिहार में है। सबसे ऊपर का डिस्ट्रिक्ट, नो आइडिया भाई इसके बारे में एग्जैक्टली तो कुछ नहीं पता। सी के साथ जाते हैं, नॉट श्योर, बिल्कुल कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ 88,000 रुपये की राशि के वर्तमान मूल्य को ज्ञात कीजिए यदि यह प्रति वर्ष 4% की ब्याज दर पर 5 वर्ष बाद भरी जानी। इतने रुपए की राशि के वर्तमान मूल्य को ज्ञात कीजिए यदि यह 4% की रेट से 5 साल बाद भरी जानी है। 5 साल बाद मुझे इतने रुपए भरने हैं, 88,000 रुपये भरने हैं 5 साल बाद। और 4% की रेट से, तो 4% की रेट से 5 साल बाद कितना कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ मैं इस पे? 1 साल में 5%, 4% देता हूँ, तो 5 साल में 20% मेरे को रेट देना पड़ेगा। यानी 5 साल बाद मुझे वो राशि 120% देनी पड़ेगी। अगर मैंने 100 रुपये उधार लिए हैं, 5 साल बाद 120 देने पड़ेंगे। ये 120% की वैल्यू है, ठीक है। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का, ठीक है। अब इसको काटें, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 से तो नहीं कटेगा। तो 1 2 3, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 सत्ते 21, इधर गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलेगा मामला। तो 7333, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने प्रतीक हैं बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं जाना, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है? तो प्रतीक देखना है आपको जिनके ठीक पहले एक संख्या बाद भी। तो प्रतीक ये है, एक बाद पहले एक हो गया, ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा ना। प्रतीक के ठीक पहले और बाद संख्या के पेयर जो 5 दिख रहे हैं हमको, ठीक है। दो संख्याओं का रेशियो ये है, उनका HCF 5 है, एलसीएम कितना ही बताना है आपको। बहुत आसान सा सवाल, जब रेशियो आपको दिया हो और HCF आपको दिया हो तो इंटू कर दो, इसमें वो संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20। और एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? कॉमन ले लो, 5 एक बार है, दोनों में 3 है और 4 है, तो कितना हो गया? 5 चौक 20 तिया 60, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना है, ये तो संख्याएं आ गई। एलसीएम निकालना है तो ये रेशियो जो दे रखा है इसमें HCF की मल्टीप्लिकेशन कर दो तो एलसीएम आ जाता है, ठीक है। 5 चौक 20 तिया 60, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ये सवाल काफ़ी आते थे पहले रेलवे में, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको सिंपल फ्रैक्शन में। देखो, जितने के ऊपर बार होता है उतने तो नीचे 9 आते हैं, ये 236 है। जितने के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे नीचे, जिन जिन जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आ जाएंगी, ठीक है। अब जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस भी करना होगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 234/990। 4 3 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 6 54। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 तिया 6, 13 से कट रहा है नहीं, तो 13/55, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है इसमें से? कि ओटम सोटम जो नाम होते हैं ना ये थोड़ा सा केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की साइड होते हैं। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मैं सी ऑप्शन के साथ ही जाऊंगा। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन पूछा क्या है? कंक्लूजन देखना है आपको, क्यू से एन पे जा सकते हो आप।
तो क्यू से आपको एन पे जाना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब दरवाज़ा यहाँ से बंद है तो इधर से इधर आप नहीं आ सकते। यहाँ से खुला है तो इधर से इधर आप जा सकते हो, ठीक है। अब क्यू से एम पे तो जा ही नहीं सकते आप, तो क्यू से एन तक कैसे जाओगे आप? नहीं जा सकते। अब पी से क्यू की तरफ जाना है आपको, तो पी से क्यू, तो पी से एम पे गया, फिर एम से क्यू पे गया, तो यानी कि सेकंड वाला सही हो गया, ठीक है। ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर +1 +2 x +3 का मान बताना है आपको। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो, और तो कुछ नहीं होगा। एक्स को फ्रैक्शन में रूट दिया हुआ है, तो एक बार ऐसा करो, पहले फ्रैक्शन से रूट हटा लो। ये 1/1 + √2 है, तो इनटू कर दो साइन चेंज करके ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 1 - √2, और नीचे कितना आ जाएगा, ये a+b हो गया, a - b होगा तो a² - b², तो √2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 1 - √2 अपॉन में 1 - 2 माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये माइनस इसके बाहर आ जाएगा, तो -1 - √2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस का √2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि √2 -1, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √2 -1 आ गई एक्स की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका स्क्वायर होगा, फिर +2 × √2 -1 + 3, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया जो लिखा हुआ है। तो a² + b² -2ab +2 √2 -2 +3, ठीक है। प्लस माइनस से कट गया ये, यहाँ बचा 3 प्लस का, और यहाँ पर, अच्छा पहले इससे इसको काट दो, प्लस माइनस कट गया, 3 और 1 4 बचा। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा ही दे रखा है, आसान क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का आपको पता होना चाहिए। तो ये साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 5 है, और कर्ण कितना है 13 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आपको पता होगा। तो 5 13 दे रखा है, तो 12 हो गया। पूछा गया कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 12 है और बटे में कर्ण, इनटू में कॉसेक, यानी कि साइन का उल्टा जो दे रखा है उसको उल्टा कर दो, 13/5 हो गया। कॉट यानी टेन का उल्टा, तो लंब बटा आधार की जगह आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो 12/5, 13 से 13 खत्म, ये 12 का स्क्वायर 144 बटे में 5×5 = 25, 144/25, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, ये भी शायद ये एनटीपीसी का ही क्या लिख रहा हूँ मैं, ये एनटीपीसी का ही सेम क्वेश्चन है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी रिवाइज किया था, CBT 1 में आया, शायद ये 2021 में आया हुआ है, ठीक है। उस वक्त हमने गलत किया था, JP नारायण लगाया था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय में JP नारायण और इंदिरा गांधी ही मेन राइवलरी हो रही थी इनके बीच में, तो इसलिए ये लगाया था, बट ये गलत था। और इसका नेतृत्व किया था फर्नांडिस ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किया था। अभी कुछ टाइम पहले भी मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था, जब मैंने देखा था इसको, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, 3 पेंसिल + 5 पेन, तो 3 पेंसिल, जैसे ही ऐसा सवाल देखो सीधा लिखना शुरू कर दो, +5 पेन का मूल्य है 101 रुपये। 5 पेंसिल 3 पेन का मूल्य, तो 5 पेंसिल +3 पेन का मूल्य कितना है आपका, 91 रुपये। 2 पेंसिल 2 पेन का मूल्य बताना है कितना होगा। तो किसी भी एक एलिमेंट को पहले सेम बना लो, तो इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पेंसिल सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, लो ब्लैक से लिख देता हूँ। तो 5 × 3 = 15 पेंसिल, ठीक है, प्लस 5, 5×5 = 25 पेन बराबर 505। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5×3 = 15 पेंसिल, प्लस 3×3 = 9 पेन बराबर 3 × 3 = 3 × 27, ठीक है। ये आ गया। 15 पेंसिल कट जाएगी, साइन चेंज कर दो इनका, ठीक है। ये कट गया, 25 में से 9 गया, 16 पेन बराबर 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है ना। 10 4 5, ठीक है। तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी, 232/16। तो 16 × 16, 4 3 7, 16 72 नहीं कटेगा, पॉइंट वैल्यू आ गई क्या, 25 में से 9 गया, 16 4 20 5 25, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, तो किससे कटेगा ये, 8 दूनी 16,
4 7 8 नहीं 72, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 नहीं 72। तो पेन की कीमत अगर मैं पॉइंट में रखूँ तो कितनी आ जाएगी? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 14.5 रुपये आ गई एक पेन की कीमत है, ठीक है। एक कलर बहुत गंदा सा लग रहा है। एक पेन की कीमत एक पेन की, पेन की है ना, हाँ। एक पेन की कीमत आ गई 14.5 रुपये, तो यहाँ पे रख दो आप इसको। एक पेन की कीमत 14.5 रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी यार। 25 पंजे 125, तो 25 चौका 100, 110, 112, 25 26 और 10 36, तो 362.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 362.5। 15 पेंसिल प्लस 362.5 बराबर 505। तो 505 में से माइनस करो इसको भाई। 5.4 में से 2 गया 2, 10 में 6 गया 4, 3 गया 1, 142.5 आ गया 15 पेन की कीमत। तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी? 15 एकम 15, 120, 15 निम्मा 135, 7 बचा 15 5 75। तो एक पेन की कीमत ये 15 पेन नहीं, 15 पेंसिल थी ना, ये पेंसिल है। एक पेंसिल की कीमत आ गई 9.5 रुपये, और एक पेन की कीमत कितनी आई थी? 14.5 रुपये। दो दो पेन पेंसिल निकाल लेना आपको। ये कितना हो गया? 19। ये कितना हो गया? 14 दूनी 28 और 1 29। तो 30 40 और 8 48। दो पेन और दो पेंसिल हो गए 48 के। कैलकुलेशन हल्की सी ज़्यादा थी इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो टाइम आप थोड़ा सा दे ही सकते हो कैलकुलेशन को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो एक टीवी शो में एक दूसरे के बगल में एक पंक्ति में बैठे हैं। ई और एफ पंक्ति के छोरों पर हैं, तो ई अगर यहाँ पे है तो एफ यहाँ हो सकता है, और अगर एफ यहाँ पे है तो ई यहाँ हो सकता है, ठीक है। ठीक है, सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है वो ई के बाएं से दूसरे स्थान, लेकिन ये तो अंतिम छोर पर है। ई जो है अंतिम छोर पर है, तो ये अंतिम छोर पर यहाँ पे होगा ना, तभी तो इसके बाएं छोर से यहाँ पे आएगा सी। इसके बाएं तो कोई बैठा ही नहीं होगा ना, तो अगर बाएं है तो इधर होना चाहिए ई को, तो ई के बाएं से सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये बी आ गया। ए बी के निकटतम बाएं है, तो ए जो है बी के निकटतम बाएं, ए आ गया। डी सी के निकटतम दाएं, सी के निकटतम दाएं, डी आ गया। कितने लोग थे? 6 थे, 6 हो गए कंप्लीट। तो ये बैठे हैं सब ऐसे करके। बाएं से चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन है? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनपुट यूनिट का उपयोग करके एंटर किया गया इनपुट डेटा डैश में स्टोर होता है, और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले डैश में स्टोर होता है। इनपुट डेटा डैश में स्टोर होता है, इनपुट डेटा डैश में स्टोर होता है, उसके बाद एक रैम में होता होगा, एक रोम में होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, आई एम नॉट श्योर। बट फर्स्ट पे ये दे रखा है, तो शायद ये सही ना हो, क्योंकि शुरुआत में दे रखा है, तो शायद सेकंड वाला हो। मुझे पता नहीं है, अगेन तुक्का मार रहे हैं, लेट्स सी, ठीक है। 1953 में किसकी अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग गठित किया गया था? सबसे पहले किसका? कालेलकर, कलेलकर, ठीक है। काका कलेलकर के अध्यक्षता में पहला ओबीसी आयोग गठित किया गया था, ठीक है। उसके बाद वो बीडी मंडल तक जाता है, वो सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 304 से विभाजित करने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? ऐसे सवाल बहुत आते हैं। 304 से विभाजित किया तो 43 हुआ शेषफल। अब 16 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? देखो 16 इसका मल्टीपल है या नहीं? 304 को 16 से विभाजित करें तो कट जाएगा या नहीं? 16 कम 16, 16, 16 निम्न 144, कट गया ना। तो ये 16 का मल्टीपल भी है, तो ऐसी स्थिति में जो शेषफल है ना, इसको 16 से विभाजित कर दो, कितना बचेगा? 16 दूनी 32, 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। मोस्टली क्या होता है, 99.99% केसेस में जो भी शेषफल दिया हो, इससे जिस संख्या को विभाजित करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब 304 के बजाय 16 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है ना, तो आप इस जो शेषफल बचा होता है इसको ही 16 से विभाजित कर दो, वही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 80% की कमी 20% की कमी की जाती है अंश में, तो अंश और हर मैंने x/y मान लिया। अगर इसमें अंश में 20% की वृद्धि कर दी तो अंश हो गया अपना 120%, और हर में 20% की कमी कर दी तो हर जो है वो अपना 80% हो गया,
ठीक है, तो भिन्न कितनी बन गई? 69/64 हो गई। मूल भिन्न ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो, अंश में मैंने 20% की वृद्धि की तो अंश हो गया अपना 120%। हर में 20% की कमी की तो हर हो गया अपना 80%, ठीक है। तो इसको मैं परसेंट से परसेंट को काट दिया, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100। तो 5x/4 बराबर आ गया 69/64। ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 64 × 5x बराबर 69 × 4y। तो ये 4 इधर ले आओ, नीचे है ना, तो 4 यहाँ से खत्म। 4 से मैंने इसको काटा, 4 × 4 = 24। ठीक है, अगर मैं x/y निकालना है मेरे को, अंश मैंने x माना है तो y को नीचे ले आता हूँ। x/y, तो y में नीचे ले गया, ठीक है। ये 16 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे कितना बचा? 69। तो इसके नीचे 16 आ गया, ठीक है। ये 5 भी है तो 5 भी आ गया। सही कर रहा हूँ ना मैं? कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, 64 × 69 4y। 4 से कट गया 16, 5 × 80। 69/80 आना चाहिए, बट ये तो आ ही नहीं रहा। कुछ गलती कर दी क्या? लेट्स सी। क्या किया हमने? ओहो ये इतनी सी छोटी सी गलती होगी। 20 × 120, 20 × 4 = 80, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6x इंटू, या फिर ऐसे भी क्यों करना, हटाओ ना। ये यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, नीचे फ्रैक्शन में, डिवाइड में है ना। ये यहाँ से डिवाइड में 4 तो इधर चला गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया नीचे ऐसे, ठीक है ना। या तो ऐसे कर दो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 64 × 6x बराबर कितना आ जाएगा? 69 × 4y। ऐसी तो हुआ। तो ये अगेन यहाँ पे आ गया 4। ये 4 यहाँ पे आ गया तो ये खत्म, ठीक है। एक्स के नीचे आ जाएगा हल, इसको काट देता हूँ। 4 × 4 = 24। ये वाई नीचे ले आओ इसके, तो यहाँ पे कितना बचा? 69। वाई इधर चला गया, तो x/y। अब यहाँ पे कितना बचा? 16 × 6। तो ये 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 23/32, ठीक है। और वो भी डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते थे ऐसे आप, ठीक है। ये 6 यहाँ पे था तो इसको नीचे ले आते, इसको ऊपर ले आते, तो 2 3, अगेन 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 दूनी, सॉरी, 2 3 6, 2 दूनी 4, 23/32। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। टू को 3 लिखा जाता है, 5 को 4 लिखा जाता है, तो 8 को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ये 2 को 3 नहीं लिखा जा रहा है, TWO को लिखा जा रहा है 3। तो 3 क्यों लिखा जा रहा है, इसको 4 क्यों? इसमें 3 अल्फ़ाबेट है, 3 लिखा जा रहा है। इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, 4 लिखा जा रहा है। 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों के संबंध में भारत में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के प्रावधान किसमें? आर्टिकल नंबर 243 या 4 में है। अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान, प्रशासन के बारे में तो आर्टिकल 243 या 4 में से एक आई थिंक होना चाहिए। जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों के प्रशासन, प्रशासन बाद में होगा, पहले 243 में बताया गया, उसके बाद 240। अच्छा, 243 तो नहीं होगा, वो तो शायद उसमें आया था ना, पंचायत वगैरह वो सब चीज़ें। हाँ, 44 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देव अपने हॉस्टल गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर दूर चलता है। तो भाई हॉस्टल गेट है, इससे पश्चिम यानी कि इधर की तरफ चला, वो कितना? 23 मीटर चला। वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। फिर एक दाहिने मोड़, फिर एक दाहिना मोड़ लेता है और 63 मीटर चलता है, तो दायां मुड़ा और 63 मीटर चला। फिर एक बाएं मोड़ लेता है और 32 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 32 मीटर चला। फिर एक बाएं मोड़ लेता है और 86 मीटर चलता है, बाएं बाएं मोड़ है, लिया उसने 86, 63 ये हो गया।
और ये देखो दोनों 80, तो इसके सामने आ गया जस्ट, ये 86 हो गया ना, इसके जस्ट सामने आ गया ये। ठीक है। ठीक है। एक कैंटीन तक पहुंचने के लिए 16 मीटर वह एक बाएं मोड़ लेता है, तो बाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। सॉरी। एक कैंटीन तक पहुंचने के लिए वो 16 मीटर चला बाएं, तो 16 मीटर चला गया। देव हॉस्टल गेट से कैंटीन कितनी दूर है? देव के हॉस्टल गेट से कैंटीन यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो देखो ये वाली जो 14 हो गई दूरी, और इस 32 में से आधा इधर चला गया तो 16 बचा, तो कितना हो गया? 20, 30। 30 मीटर साउथ में नीचे की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मारक है विजय घाट। ये पहले भी आ चुका है और आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सभी का पता होना चाहिए कि किसकी जो समाधि है वो कहाँ पर है। कौन सा भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक सही तरीका नहीं है? पंजीकरण से तो और जन्म से तो मिल ही सकता है, क्षेत्र के समावेश से भी मिल सकता है, परित्याग ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ते भी हैं अच्छे से डिटेल में, कि परित्याग से नहीं मिलता। अगर आपने यहाँ की नागरिकता त्याग दी तो दूसरे देश की नागरिकता स्वतः नहीं मिल जाएगी। ठीक है। तो वैसे भी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? इससे ये बन रहा है, ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें अल्फ़ाबेट को इधर उधर किया गया है। कैसे किया गया? WER GST, शुरू के 3 को उल्टा कर दिया, बाद के 3 को उल्टा कर दिया। इसको उल्टा किया है बिल्कुल, इसको उल्टा बिल्कुल, तो इसको उल्टा करेंगे तो VFD आ जाएगा। तो VFD ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद WER आ जाएगा, तो WER ये खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, उल्टा कर दिया उसने। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो M को क्या लिखा जाएगा? M को 13 लिखेंगे, बट इसने 4 लिखा हुआ है, यानी कि इसका सम करके लिखा हुआ है। ठीक है। A को क्या लिखना है? डबल किया है। ठीक है। Y क्या होता है? Y होता है आपका YZ, तो 25 होता है। तो 25 की जगह 6 लिखा है क्या इसने? 5 और 2 7 हो गया। ओ का तो नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ और हुआ है क्या इसमें? M की जगह 4 आ गया, M की जगह डबल आ सकता है, 26 नहीं। A की जगह 26 आ सकता है, A का अपोजिट 26 हो सकता है। ठीक है। M को इसने प्लस कर दिया, A का अपोजिट लिख दिया। ठीक है। Y का 5 और 2 7 प्लस कर दिया। ठीक है। O का अपोजिट है क्या? हाँ बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद R का प्लस है क्या? RST बिल्कुल। एक बार प्लस किया, उनके अल्फ़ाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू उसको प्लस कर दिया, फिर अपोजिट, फिर प्लस, फिर अपोजिट, ऐसे किया है। ठीक है। तो M का प्लस करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। इसका अपोजिट कितना आएगा? O का अपोजिट कितना आ जाएगा आपका? 12। ठीक है ना। हाँ इस अब यहाँ देखते हैं, M का प्लस किया कितना आ गया? 4। इसका अपोजिट 12, तो 4 के बाद 12, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, तो V कितना होगा आपका? TUV, तो 22। तो इसका प्लस करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे है 4 के बाद। ठीक है। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। I में I का अपोजिट कितना हो जाएगा? 9 का अपोजिट हो गया 18, यहाँ पे है। और E में फिर क्या करेंगे? प्लस, तो 5 नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा भाई? M का प्लस किया 4, O का अपोजिट, फिर प्लस, फिर अपोजिट, फिर प्लस, लेकिन इसका तो अपोजिट दे रखा है E का। ओ अच्छा 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 अच्छा, इसने क्या किया हुआ है? वॉवेल्स का अपोजिट दिया हुआ है। ओ कॉन्सोनेंट में प्लस किया हुआ है प्लेस वैल्यू का, और वॉवेल का अपोजिट दिया हुआ है। बहुत सही यार, बढ़िया क्वेश्चन था ये तो। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं आज इन्होंने। हमने गलत तो नहीं कर दिया ना? M का प्लस वॉवेल, ठीक है, O का अपोजिट TUV, 22 का प्लस कर दिया 4। ठीक है। हाँ ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं यार, आज तो पेपर अच्छा बनाया इन्होंने। 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया के लेखक कौन है? ये तो शायद अभी पहले भी किसी मौके में आया था। ये अर्णव गोस्वामी जी तो नहीं है इसके। ठीक है, इनको देख के थोड़ा सा इनके मीम्स याद आए थे ना कुछ कुछ। बाकी तो ठीक है सब। हाँ राजदीप सरदाई ये था इनका, सरदेसाई, सॉरी सरदाई कह रहा हूँ। PR PQ दे रखा है इसमें, PR दे रखा है, PQ दे रखा है, और वृत्त का केंद्र O है, तो दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। छायांकित मतलब इसका, आसान सा सवाल। आधे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, माइनस कर दो इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो हाफ का निकालना है, तो हाफ पाई R स्क्वायर।
रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, पी आर दे रखा है 35 और पी क्यू दे रखा है आपको 12। ओके। तो व्रत, अब पहले इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा आपको, ये कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे निकालते हैं आप, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो इसका वर्ग कितना होता है 35 का, 1225 नहीं होता, 1235 होता है, ठीक है। 25 होता है ना, 1225 होता है, हाँ सॉरी सॉरी। 25 3 3 925, 5 7 3 2 5 9 3 12, 2 9 3 12, ठीक है 1225 होता है। 35 का स्क्वायर बार बार आता है लेकिन फिर भी भूल गया मैं। 1225, 144, 5 4 9, 4 2 6 2 1 3। अब इसका क्या स्क्वायर रूट निकालना है आपको, है ना, क्योंकि कर्ण का वर्ग हमने निकाला, बराबर ही आ चुका है। तो कर्ण कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट आप कैसे निकालते हो, दो दो के पेयर में बांट दो। सबसे पहले ये देखो कि 9 क्या किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है 9। तो 3 के एंड में आता है और 7 के एंड में आता है, और तो किसी के एंड में नहीं आता ना, 1 से 10 तक देख लो बस, ठीक है। अब ये 13 जो है ना, 13 ये देखो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, एक तो ये 3 के स्क्वायर के पास है 13, और ये 4 के स्क्वायर के पास है। अब ये देखो किसके ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा नज़दीक है और किससे ज़्यादा दूर है। पहली चीज़ तो तीन मतलब सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो 13 है ना, 13 इससे कम परफेक्ट स्क्वायर देखो, 13 से कम परफेक्ट स्क्वायर 9 है। तो यानी कि यहाँ पे पहले 3 आएगा, एंड में क्या आएगा, एंड में 3 या 7 आएगा। शुरुआत में 3 आएगा, ये तय हो गया है, क्योंकि जो 13 है वो 3 के परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 13 के पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 13 से कम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 3 का है, ये मैंने देख लिया, ठीक है। अब या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ये कैसे चेक करें। अब ये देखना है कि इसमें से किसके ज़्यादा नज़दीक है और किससे ज़्यादा दूर है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 16 और इसके बीच में कितने की दूरी है, 3 की दूरी है ना। और इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है, 4 की दूरी है। तो किससे ज़्यादा दूर है वो, 3 के स्क्वायर से। डिस्टेंस 3, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या होता है इसमें, ये 3 9 और 4 13 इससे। अच्छा हाँ, जो 3 मतलब 3 और 4 है ना, 3 के स्क्वायर से ये ज़्यादा है, 4 के स्क्वायर से कम है। अब ये देखो किससे, बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है, छोटे वाले के ज़्यादा नज़दीक है। तो बड़े वाले यानी कि 4 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है ना ये। 3 कम है 4 के स्क्वायर से, तो सॉरी 4 के स्क्वायर से 3 कम है बस, और 3 के स्क्वायर से 4 ज़्यादा है। तो जिससे ज़्यादा नज़दीक है तो बड़ा वाला नंबर वो है ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। तो यानी कि 37 का स्क्वायर हो गया। खिचड़ी पका दी यार मैंने। तो 37 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ये 37 का हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, पाई आर स्क्वायर 37/2, 37/2। ठीक है, ये हाफ वाले सर्कल की वैल्यू हो गई -1/2, इस वाले का एरिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू लंब गुणा आधार। ठीक है, तो 2 6 12 हो गया ये तो। 7 या 21, 210 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा भाई, इसके नीचे लगा दिया ये, 4 से तो नहीं कटेगा ये, तो 2 से काटो, 2 1 कम 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, 37 का स्क्वायर अभी हमने देखा था कितना था, 1225 और 144, 5 4 9 6 1369। तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी ना। 1369 इंटू 157 अपॉन में 100 -210। और कितना नज़दीक ऑप्शंस दे रखे हैं यार, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें तो। इतना सोचूंगा नहीं यार, मैं तो कैलकुलेशन कर देता हूँ, अभी सोचने का टाइम है नहीं। ओहो, टाइम भी इतना कम रह रहा है यार। 210 माइनस करना ना, इसको मिटा देता हूँ, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1369 157, 9 7 7 3 63, 42 और 6 48, 7 1 21 और 25, 7 7 8 9, 5 9 45, 30 और 4 34, 5 3 15 16 17 18, 5 1 5 और 1 6, 9631, 3 8 5 13, 9 10 5 15 4 19, और 10 और 20 और 4 24, 2 6 2 8 9 10 11 1 2 1 49.33 आ जाएगा। तो 2149 में से ये कितना बचा। हम्म 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 हम्म।
दो के बाद पॉइंट आ गया कि तो बहुत ज़्यादा बच रहा है, क्या हो रहा है भाई। अच्छा नीचे दो भी है, पॉइंट में टू भी था, दो से क्यों नहीं काटा फिर। 2149 की जगह 50 मान लूँ क्या, बहुत नज़दीक है। तो इसको काट देता हूँ पहले, दो एकम दो, जीरो, दो सत्ते 14, दो चौक 8 पॉइंट, दो छिक 12, दो सत्ते 14। अब इसमें से 210 माइनस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा इसमें तो। क्या कर दी गलती, दो से काटेंगे ना, इसे 100 था, 3 8 5 13, 10 9 19, 1 10 8 18, 24 2 4 8 9 10 11, 2149 का माइनस था 1/2, ये इंटू ये 6, 21, 6 5 30, 18 19 20 21, 210 आ गया। यार ये भी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती हो गई है, लेट्स सी। इसको अभी देखते हैं ना। यार टाइम खराब कर दिया इसने बहुत ज़्यादा, सवाल ने 6 मिनट 7 मिनट ले दी भाई। आज का पेपर में क्या ही कर दिया हमने। इससे रिलेटेड है, इससे क्या लिखा जाएगा देखें, COMP से फर्स्ट का लिंक देखें, C से R काफ़ी डिफरेंस, COPMNPQUVTUEFR का R। फर्स्ट वाला फर्स्ट एज इट इज़, लास्ट वाला लास्ट एज इट इज़। तो पहले देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट लास्ट में है कि M यहाँ पे है, ये ख़त्म, ये ख़त्म। उसका लास्ट वाला पहले आ जाएगा, तो MEME आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है आपको देख लेना, डिफरेंस है इसका सेकंड वाले का। तो देखो E से F हो जाएगा, D से E हो जाएगा, तो यहाँ पे E आना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। +1 +1 हो रहा है ना। चलो, अखिल भारतीय त्रिसेवा नौकायन कहाँ से रवाना किया गया, करंट अफेयर का, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में और स्वरोजगार का अवसर, एक सेकेंड, अवसरों का निर्माण करना है। तो बहुत बार आया हुआ सेम सवाल है, ये तो काफ़ी पुराना सवाल है। REGP का उद्देश्य होता है, ये सेम सवाल रिपीट होता है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सिखों के 10वें सिख गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ही लिखा गया, इसको ही लिखा गया, देखें, P 16 15 13, 8 6 14, 1 2 3 4, 44 को 43 लिख दिया, एक कम कर दिया 8 1 14, 9 4 13, 23 को एक कम करके लिख दिया 22, तो ब्रो BR 15, 10 5 15, 1 2 3, 35 को क्या लिख देंगे, 34। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाला परियोजना किस नदी पर स्थित है, सलाला, सलाला है आई थिंक चिनाब पर। सलाला झील भी आई थिंक एक कोई। सलाला परियोजना चिनाब नदी पर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स से एफ की तरफ जाना है आपको, एक्स से एफ कहाँ पर है, एक्स एक्स ये रहा, एक्स से वाई E T K F बिल्कुल जा सकते हो आप। ई से एफ, और ये डंडा नहीं छूटना चाहिए नीचे वाला, ई से एफ, ई से टी पर, टी से के पर, यहाँ पे डंडा छूट गया ना, ये तो ये वाला गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, और सॉरी ओनली वन करेक्ट हो गया। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को डैश के रूप में जाना था। स्थानीय जो सरकारी निकाय होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, नगर पालिका, है ना, जिला परिषद, हाँ। स्थानीय निकाय जो होते हैं शहरों में नगर पालिका होती है और गाँव में नगर पंचायत होती है, ठीक है। क्या बोला इसने, हाँ ये सब स्थितियां दी हुई है, आसान से सवाल होते हैं। यदि पहला तत्व एक स्वर है, तो पहले देख लो इसमें प्रश्न ये है ना, तो स्वर है क्या पहला, नहीं तो इसको पढ़ो ही मत। यदि पहला तत्व एक व्यंजन है, ठीक है, और अंतिम तत्व एक स्वर है, अंतिम स्वर है क्या, नहीं तो ये भी मत पढ़ो। यदि दूसरा और चौथा तत्व स्वर है, तो दूसरा और चौथा स्वर है, ठीक है, तो चौथे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना है, और इसके विपरीत, यानी कि चौथे को दूसरे में और दूसरे को चौथे में कूटीबद्ध किया जाना है, ठीक है। ऑप्शंस देख लो पहले। एल की जगह क्या आना चाहिए, एल की जगह 6 आएगा, ठीक है। दूसरे को चौथे यानी कि ओ के कोड में, यानी कि 3 आना चाहिए।
और चौथे को दूसरे के में, यानी कि एम की जगह तो 8 ही आएगा। तो 6 3 8, पहले ऑप्शन देख लेते हैं 6 3 8 कहाँ पर है। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल। ये आपको लॉजिक चेक करना है, इन दोनों में कोई एक लॉजिक होगा, उस सेम लॉजिक पे आपको ऑप्शन चेक करना है। ठीक है, 36 से 99। 36 से 99, 12 3 36, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 106, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 3 27, 22 14 नहीं। 36 9 99 और 106। यहाँ पे 7 का गैप है, यहाँ पे भी 7 का गैप है। गैप तो 7 का दिख रहा है लास्ट वाले पेयर में, यहाँ 7 का, यहाँ 7 7, यहाँ भी 7, सब में 7 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे गैप देख लो कितने का एक बार। तो कितने गैप हो गया यहाँ पे, 9 में से 6 गया 3, 63 का गैप हो गया। और यहाँ पे कितने का गैप हो गया, देखो 5 और 13, 135 का गैप हो गया। लेकिन 36 से 63 का लिंक देखें तो 36 दूनी 72 और 63, 72 में से क्या माइनस करूँगी, 63 आ जाए, 9 माइनस करना पड़ेगा तो 63 आ जाएगा। 72 दूनी 144 में से 9, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आज यार। डबल करके माइनस कर दिया 9, तो 64 दूनी 128 -9, तो कितना आ गया, 119 का गैप है क्या इनके बीच में, 119 का है क्या, 119, 9 4 13, 8 नहीं, 119 का नहीं है। इसमें कितने का गैप है, 50 50, 50 हो गया, 50 75 और 77, 77 का गैप है, डबल करके माइनस करना है। तो 96 -9, 77 नहीं हो सकता, गलत, ये भी नहीं है। 24 दूनी 48, 48 -9 39, तो 39 का गैप है क्या इसमें, 9 4 13, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही। 39 का गैप है इनके बीच में, और ये डबल से 9 कम है गैप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 πr², 4 पाई इंटू में व्यास एक किसी, ध्यान रखना ठीक है, 21 πr²। तो 4 से ये 4 खत्म, 7 × 3 = 21, 63 और 22, 3 दूनी 6, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 केवल एक ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नियंत्रण है वो महालेखा परीक्षक का आर्टिकल, क्या का पूछना चाह रहा है ये, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। आर्टिकल नंबर 148, आसान सा सवाल, न जाने कितनी बार आया हुआ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/4 शिक्षा पर खर्च करता है, शिक्षा पर, और 1/3 भाग भोजन पर खर्च करता है। शेष राशि को बचत के लिए अलग रखता है। यदि उसकी मासिक आय इतनी है तो बचत कितनी होगी। जब भी आपको फ्रैक्शन दी हो ना, सब फ्रैक्शन लिख कर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 = 12। तो मैंने उसकी इनकम 12 मान ली। अब उसका 1/4 वो शिक्षा पे खर्च करता है, तो उसका 1/4 यानी कि 3 रुपये उसने किस पे खर्च किया, एजुकेशन पे। इसका 1/3 यानी 4 रुपये उसने किस पर खर्च किया, फूड पर। तो 4 3 7 खर्च कर दिए, बचे कितने, 5 रुपये उसकी सेविंग होगी। बोल रहा है उसकी बचत कितनी है, अगर टोटल इनकम उसकी 60,000 है, तो मैंने तो 12 मानी है उसकी टोटल इनकम। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। मेरे हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू 5,000 है, और सेविंग कितनी है, 5 यूनिट, तो यानी 25,000 की सेविंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। तो भाई जो 33 से विभाज्य होगी वो 3 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो पहले, है क्या, 2 और 1 3, 6 5 11, पहली ही संख्या मिल गया आंसर। भाई जो 33 से विभाज्य होगी वो 3 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए ना, पहली संख्या 3 से विभाज्य नहीं है तो 33 से कैसे हो जाएगी। आसान सा सवाल। एक कार्य का एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। वह उस पर 10 दिन तक कार्य करता है, और फिर भी अकेला शेष कार्य, यानी उस काम का ए 40 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन उसने 10 दिन तक काम किया, तो 30 दिन का काम बाकी हो गया। तो 3/4 काम जो बचा उसका, 10 दिन में उसने 1/4 काम कर दिया, क्योंकि वो 40 दिन में पूरा कर सकता था, 10 दिन में उसने 1/4 काम कर दिया। 3/4 काम बचा, जिसको बी ने अकेला कितने दिन में कर दिया, 45 दिनों में। तो बी उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, × 4/3, है ना। मैं अगर इस 1/1 काम को मान लूँ पूरा, तो ये 4 इधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एकम 3 पंजे 15, 55 60। तो बी उसी सेम काम को 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों साथ में मिलते हुए 75% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अरे यार, इसका 75% निकाल लेते, खैर छोड़ो।
छः दूनी 12, 120, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो 120 का 75% काम कितना हो जाएगा? 90 काम मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 5, एक कम 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, है ना? 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 3 5, 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रमाबाई सरस्वती डैश की महान विदुषी थी। पंडिता रमाबाई सरस्वती थी आपका, आई थिंक संस्कृत की। ये सेम क्वेश्चन शायद मेरे किसी एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, ये किसी मॉक में आया हुआ है। रमाबाई सरस्वती, संस्कृत की ही थी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? टी से एल, तो LMNOP बहुत ज़्यादा हो गया, तो T20 के L 12, 8 का गैप हो गया। A से S नहीं, तो T से N का देखें, तो N 20 और 14, 6 का गैप, 1 और V कितना हो गया? 22 और 1, यानी कि 5 का गैप हो गया। तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक छोड़ो, फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखो। फर्स्ट से फर्स्ट हो गया, अब फर्स्ट से फर्स्ट हो गया, फर्स्ट से लास्ट। उस T से N से T कितना आ रहा था? +6 आ रहा था। V से A, WXYZ A +5 आ रहा है। ठीक है, H से LHIJKL +4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है, 6 5 4। तो यहाँ से चेक कर लो ना, LMSTU, तो +1 +2 +3 +4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, जैसे RSLMN ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे तो -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? Q, सॉरी R है ना यहाँ पे, तो Q आ जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? E, तो CDE, तो C आना चाहिए, E ऑप्शन खत्म। फिर TKG, एंड में क्या है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? L, 12 में से 5 गया 7, G आएगा। ठीक है, GHIJKL। ठीक है ना, 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। PT से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो बनाओ इसको, P-Q का मतलब क्या है? MN का पुत्र है, तो M जो है वो पुत्र है किसका? N का। Q × R का मतलब है MN का पिता है, तो M जो है वो पिता है किसका? N का। तो N कौन हो गया यहाँ पे? R। ठीक है, R+S, MN की पत्नी है, तो R जो है वो पत्नी है किसकी? S की। S × T, तो MN का पिता है, तो S जो है वो पिता है किसका? T का। ठीक है, तो PT से किस प्रकार संबंधित है? P जो है वो T के माता के भाई, तो माता के भाई हो गए, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति हैं भाई, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, वृत्ताकार मेज बना लो एक। ठीक है, 7 लोग हैं इसके चारों ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग आ गए। ठीक है, पूजा नूतन के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, तो नूतन अगर यहाँ बैठा है तो पूजा इसके दाएं से तीसरे, 1 2 3, तो यहाँ पे पूजा बैठी है। ठीक है, आदर्श नूतन के बाएं से दूसरे स्थान पर, नूतन के बाएं से दूसरे स्थान पर आदर्श आ गया। विकास रतन के निकटस्थ बाएं बैठा है, विकास निकटस्थ बाएं बैठा है, तो 2 जगह खाली कहीं नहीं है, यहाँ पे है बस। तो विकास जो है वो रतन के निकटस्थ बाएं बैठा है, विकास। ठीक है, यदि दीपा नूतन की निकटस्थ पड़ोसी है, दीपा नूतन की निकटस्थ पड़ोसी है, ठीक है, तब दीपा के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो दाएं बाएं 1 2 3, पी कौन? पी से कौन है? पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अक्षर एक भिन्न ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो HFM, तो HFM, तो लास्ट वाले पेयर को चेक कर लो आप, 6 से 13, तो 7 प्लस हो रहा है। B 2 से 9, तो 7 प्लस हो रहा है। Q 17 से X 24, तो 3 और 4 7 प्लस हो रहा है। ये 7 से 15, 7 और 8 प्लस हो रहा है, बाकी सब में 7 7 प्लस हो रहा है, इसमें 8, तो ऑड वन आउट आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन, तो ग्राम सभा का गठन आता है 43 के फर्स्ट में ही आता है शायद, सबसे पहले ग्राम सभा ना। हाँ, ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है शायद, PYQ का पूछा हुआ वैसे भी है। इस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी क्रम में उससे पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर इस प्रकार बने समूह में 2 बार आएगा?
तो पहले एक चीज को पकड़ो कि इसने कहा है कि भाई स्वर को उसके बाद आने वाले से, तो जो स्वर है उसको बदलते हुए चलो। स्वर को उसके बाद, पी क्या है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन को उसके पहले आने, तो बाद वाले को देख ले, तो पी रह गया, ए के बाद बी आ जाएगा, सी रह गया, के रह गया, ई के बाद एफ आ जाएगा, और डी रह गया। ठीक है, अब इसके पहले वाले, पी से पहले क्या है, ओ पी, तो ओ आ गया। सी के पहले क्या है, बी आ गया। यही तो पूछा है, समूह में दो बार कौन सा आएगा, बी आ गया भाई। बाकी चेक कर लो, के से पहले क्या आएगा, जे। डी से पहले आएगा सी, तो दो बार कौन आया, बी आया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये और ये क्या है भाई, रेशियो में है, तो ये रेशियो ये बराबर है। अच्छा, एक्स और वाई बराबर नहीं है, जेड जीरो से बड़ा है, तो वैल्यू रख सकते हैं क्या इसमें, एक और एक। 4 5 25, वैल्यू तो नहीं रख सकते यार, वैल्यू रखेंगे तो बहुत टाइम लग सकता है इसमें। उसको सॉल्व करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स जेड। ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई जेड बराबर हो गया एक्स अपॉन में वाई। ये इधर इधर क्रॉस कर दो, इसमें इधर वाई से मल्टीप्लाई हो गई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस 2 XY Z बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2 XY Z। तो XY Z यहाँ पे है, यहाँ पे भी काट दो इसको, तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये जेड स्क्वायर वाई है, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक जगह पे ले जाओ इनको, तो जेड स्क्वायर वाई ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ ना इसको, जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर, और इसको एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो आप, एक्स कॉमन ले सकते हो, वाई भी कॉमन ले सकते हो, एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई और माइनस एक्स, तो ये दोनों कट गए एक दूसरे से, तो जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई आ गया, जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई, जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो इसको, तो ये वाई नीचे आ गया इसके, और ये वाई यहाँ से नीचे आ गया, तो इसको आप नीचे ले आ सकते हो इसके, जेड को यहाँ से ख़त्म करके। तो पूछा क्या है, एक्स रेशियो ए, तो एक्स रेशियो जेड प्रोपोर्शनल होगा जेड रेशियो वाई, यानी कि पूछा क्या, ए की वैल्यू पूछी है ना, तो आ गया जेड आ गई। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। सिंपल सॉल्व करना था, टाइम लगता थोड़ा सा बस। ए बी सी टंकी को इतने इतने घंटे में भर सकते हैं, तो ए 20 घंटे में, बी 28 घंटे में, और सी 35 घंटे में भर सकते हैं। ए को पूरे समय के लिए खोला जाता है, बी सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो पहले आप। तो 35 को मैंने एलसीएम मान लिया, तो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, तो 7 पंजे 35 गुना 4, 20 सत्ते 140। ठीक है, तो 35, 7 पंजे 35, 4, 28, 7 चौक 28, 5 7। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई। इसने बोला क्या है कि आप ए को पूरे समय के लिए खोलिए और बी सी को बारी बारी से, तो ए जो है वो पूरे समय काम करेगा, तो ए 7 की एफिशिएंसी से काम करेगा। पहले इसके साथ एक बार बी काम करेगा, तो बी 5, और फिर इसके साथ एक बार सी काम करेगा, यानी कि 4। एक बार 11, 7 5 12 काम हो रहा है, एक बार 11, तो ऐसे ऐसे अगेन फिर 12 फिर 11 ऐसे काम होगा, तो यहाँ पे 23 काम हो गया, अगेन ऐसे 23। तो 2 घंटे में 23 काम, 2 घंटे में 23 काम, ऐसे चलता रहेगा। टोटल काम कितना है, 140। तो 23 चौका 25 छक्का 150, 6 3 18 12 13, 2 2 घंटे के 6 स्लॉट, यानी कि 12 घंटे में तो 138 काम होगा, और दो काम और बचेगा, तो 12 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 12 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा ना, पूरा करने की जरूरत थोड़ी है। कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा, बहुत बार पूछा गया सवाल। तो जो सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर जो है ना उड़ीसा में, कोणार्क, इसको ब्लैक पैगोडा कहते हैं। परमाणु क्रमांक 87। यार कुछ नहीं पता, ये तो साइंस का वैसे ही है। आगे क्या आएगा बताना, NOPQ RSTUVWXYZABCDEFGHI, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, गैप एक एक बढ़ता जा रहा है बस। एक शंकु के आकार के भंडारण टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या इतनी इतनी है, टैंक में कितना पानी आ सकता है, यानी कि उसकी क्षमता बतानी है, यानी कि वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है शंकु का,
शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर कितना है, आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, तो भाई 7 से 7 गया, 3 से 3 तिया 9, 7 तिया 21, तो 22, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की कोशिका में डैश मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। ये अभी शायद किसी मॉक में आया हुआ है। मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं हो सकता। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आई थिंक इसका ल्यूकोप्लास्ट था। ये सेम क्वेश्चन आया था अभी जस्ट। टाइम बहुत कम है, इसको देखें क्या अभी। इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, थोड़ा ना लेंदी सा क्वेश्चन लग रहा है, बाद में देखते हैं इसको। 39A किससे संबंधित है? 39A, 39 ये नहीं हो सकता, जहाँ ये नहीं हो सकता, 15 नहीं हो। निशुल्क विधिक सहायता, जो नालसा आया था ना, नालसा एक्ट, इसके तहत 39A के तहत निशुल्क सहायता प्रदान की जाती है, विधिक सहायता। ठीक है। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। लंबे समय तक बेरोजगारी, अनौपचारिक, तकनीकी, घर्षणात्मक, दीर्घकालिक। लंबे समय तक मतलब दीर्घकालिक बेरोजगारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रूस रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025। हालांकि करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन उसमें आया हुआ है, ये एनटीपीसी में आया था अभी वाले 2025 का जो एग्जाम हुआ है ना, सेम क्वेश्चन आया था। मतलब ये नहीं पूछा गया था, उसमें स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो 14वां संस्करण का हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चेन्नई और बंगाल की खाड़ी, ऐसे कुछ हुआ था। अभी मैं पढ़ रहा था, डिटेल चीज़ों को एनालिसिस कर रहा था जब मैंने देखा था इसको। और जहाँ तक है, आपके लिए भी करंट अफेयर का एक वीडियो शायद आपके लिए लेके आऊँ मैं, कंप्लीट करंट अफेयर, टाइम मिलेगा जैसे ही। रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई 8 और 15 सेंटीमीटर है। वे 24 सेंटीमीटर दूर हैं। उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूर है? एक 8 सेंटीमीटर लंबी और एक 15 सेंटीमीटर लंबी है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो इनके शीर्ष यानी कि इनके बीच की लंबाई बतानी है। देखो, ये 8 है, ये 24 हो गया, ये 15 है, तो ये कितना हो गया? 8 7 हो गया। इनके बीच की दूरी बतानी है कितनी हो जाएगी, तो ये कर्ण हो गया आपका। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब और आधार का वर्ग 576। वैसे 7 24 25 होता है, अगर आपने ट्रिपलेट याद हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो। 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 और 1 6, 625 का स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, आसान सवाल है। शीर्षों के बीच की दूरी पूछिए। किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए। देखो, हर, अंश और हर ऐसे मान लिया। किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा किया जाए, तो हर को 2 से गुणा कर दिया और अंश को 2 बढ़ा दिया जाए, अंश को 2 बढ़ा दिया, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसके बजाय अंश को 2 से गुणा किया जाए तो 2 से गुणा कर दिया और हर को 2 से बढ़ा दिया जाए, तो हर को 2 से बढ़ा दिया, तो ये 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग कितना है? तो ये कितना हो जाएगा भाई? 2x। अच्छा, ये बढ़ाया ना x को 2 से, तो ये हो जाएगा 2x + 4 बराबर 2y, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस 14x बराबर 6y + 12। ठीक है, इसको काट दो भाई, 2 से काट दें सबको, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2x + 2 बराबर y, तो आगे x - y बराबर -2। नहीं, y - x आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी चलो ऐसे ही कर देते हैं, x - y बराबर -2। इसको भी 2 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 3 6 +2 6 12। तो ये 7x - 3y बराबर 6 आ जाएगा, है ना। हाँ, तो इसको 3 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6। तो साइन बदल देते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट गया, 4x बराबर आ गया आपका 6 6 12x बराबर आ गया 12 3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो यहाँ पे पुट कर दो 3 और 2 y, यानी कि 3 + 2 5, तो 3 और नीचे 5, तो इनका सम कितना हो गया? 8। ये तो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक किन, नहीं पता यार, करंट अफेयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में विपरीत दिशा से समांतर ट्रैक पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। लंबी वाली ट्रेन यानी कि ये वाली ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो देखो, विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो दोनों का पहली बात तो ऐसे ऐसे आ रही है,
तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे? पहले तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, दोनों अपनी लंबाई के सम के बराबर। ये 400 से 300 तो 700 मीटर का डिस्टेंस चलेंगे। अपॉन में अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है। एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5/18 कर दो, 6×18 10×50/3। दूसरे की स्पीड मान लो s, तो कुल समय कितना लग रहा है इसको? 15 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 + 3s/3। तो 3 ऊपर चला गया इनटू में, और नीचे कितना बचा? 50 + 3s। ठीक है, ये इधर गया, ये नीचे आ गया। 700 × 3, ये 15 नीचे ले आया मैं, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले गया। 50 + 3s, 3 × 3 3×5 = 15, 5 × 5 5 × 20 140। 50 इधर आ गया, तो 140 में 50 गया 90, 3×3 = 9 30। तो स्पीड s कितनी आ गई? 30। 30, अच्छा पूछा क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 5 छोटी स्पीड है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 हो जाएगा। 5×30 18×6 108। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वह नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग बिना कंप्यूटर नेटवर्क पर डिवाइस को कनेक्ट करने और गंतव्य उपकरणों पर डेटा अग्रेषित करने के लिए किया जाता है? नेटवर्क पर डिवाइस को कनेक्ट किए बिना, अच्छा करने, जिसका उपयोग करने और गंतव्य उपकरणों पर डेटा अग्रेषित करने के लिए किया जाता है। नो आइडिया, सी ऑप्शन लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी यार करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का पेपर काफ़ी मुझे टफ लग रहा है, इसमें तो 80 भी मुश्किल लग रहे हैं आज। सबसे अधिक विद्वान सबसे अधिक विद्वान मध्ययुगीन मुस्लिम शासक जो खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंगत था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। कौन सा सही नहीं है इसके बारे में बनाओ उसको जल्दी। A+B का मतलब ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी? बी की। B-C, ए बी का भाई है तो बी भाई है किसका? सी का। C/A/B का मतलब ए बी की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी? बी की। D/F, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। डी पिता है, ए बी का पिता है ई का। E-F का मतलब ए बी का भाई है, तो ये भाई है किसका? एफ का। तो सी एफ की माता है। क्या पूछा? सही सही नहीं है, तो सी एफ की माता है, बिल्कुल सही। ई बी का भाई है, तो ई जो है वो बी का भाई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये वाला गलत हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह धनराशि 8 गुना हो जाएगी? ये बहुत आसान सवाल। देखो 4 गुना कितने कितने गुना हो रही है? 4 गुना, सॉरी 4 गुना नहीं हो रही, 2 गुना हो रही है ना। 2 गुना 4 वर्षों में हो रही है। अब कितना गुना पूछे? 8 गुना, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8, 3 हो जाएगा। 2 गुना 4 वर्षों में हो रही है। 8 गुना पूछा है, यानी कि 2 की पावर 3 पूछा है, तो यहाँ जितनी पावर बन जाए 2 की, उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो। 4×3 = 12 साल में ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज म्यूचुअल फंड में इतने रुपए का निवेश करता है और उसकी वार्षिक आय का 11% है। म्यूचुअल फंड में इतने रुपए इन्वेस्ट करता है वो, जो कि उसकी वार्षिक आय का 11% है। उसकी मासिक आय, अच्छा वार्षिक आय का 11% दे रखा, मासिक आय कितनी है पूछना है। थोड़ा सा इसने ट्विस्ट कर दिया, वो नज़र चली गई इस पे जल्दी। भाई ये जो है ना 57695, ये 1 साल का जो उसका इनकम है उसका 11% है, तो 1% ये हो गया अपॉन में 11, इंटू 100 करूँगा तो उसके साल भर की इनकम आ जाएगी। और मुझे निकालने की है उसकी मासिक आय, यानी कि 1 साल की इनकम ये हो गई, अपॉन 12 करूँगा तो ये 1 महीने की इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो 11×5 = 55, 11×2 = 22, 4 बचा 11×4 = 44, 11×5 = 55। तो 5245500, तो 12 से करेंगे, 12×4 = 48, 4 बचा 12×3 = 36, 43 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए की है बस 43 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो का कुलशेखर पट्टिनम अंतरिक्ष बंदरगाह जो 2027 में अपना पहला लघु प्रक्षेपण कहाँ पे स्थित है? कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम, ये पट्टिनम वगैरह ये सब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ऐसे नाम होते हैं, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के साथ जाते हैं, लेट्स सी। 3 वर्षों के लिए 17% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से इतने रुपए कम है। देखो 3 वर्ष के लिए ब्याज जो मिलता है, 5 वर्ष के लिए जो ब्याज मिलता है उससे इतने रुपए कम है। भाई 3 वर्ष में अगर 3 रुपए मिल रहे हैं, 5 वर्ष में 5 रुपए मिल रहे हैं, तो इससे कम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं,
जो 3 वर्ष में ब्याज मिलेगा और जो 5 वर्ष में ब्याज मिलेगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 साल का ही तो ब्याज हुआ। 5 साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 2 साल का ब्याज आ जाएगा। तो यानी ये 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 0। ये 1 साल का ब्याज है। और ये 1 साल में ब्याज कितना मिलता है? 17% मिलता है। तो ये 17% की वैल्यू दे रखी। और पूछा क्या? राशि। तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 0। तो 21,000 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आसान सा सवाल। पी, ये सब आगे बढ़े तो भाई पी से जी। तो 16 से 7 माइनस हो गया कितना? 9 माइनस हो गया। 7 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 तो गया, पीछे XYZ -9 हो गया। ठीक है, 24 आ गया XYZ। ठीक है, इसमें से -9 करेंगे कितना आएगा? 15 आ गया। ठीक है, अब इसमें से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो F आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, दो तरह की होती है। इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं? D² -R1 -R2 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस डी मतलब उन केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4। तो 40, 40 का स्क्वायर ये हो गया। माइनस R1 कितनी है? 14। R2 कितनी है? 5। तो 14 से 5 गया 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना आ गया? 1519 रूट के अंदर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, ऑप्शन में दे ही रखा है एज इट इज़। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो है ना, ये D² -R1 -R2 का स्क्वायर ये होता है आपका कॉमन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, आगे क्यों बढ़ गया ज़्यादा? प्लस कितना है? 5। यहाँ पे कितना माइनस हो गया? 40, 50, -14 हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ कितना है? +41, यानी कि कुछ आगे बढ़ेगा। तो 9 प्लस कर दिया इसमें, तो आगे प्लस माइनस ऐसे हो रहा होगा। तो 9 और 5 14, और 9 14 और 9 24, 23 +23 हो रहा है क्या आगे? अगर 23 करें, 9 3 12, 3 4 5 6, 362। ऑप्शन में है क्या? है 23 हो गया। उसके बाद 9 कितना हो जाएगा? 7 2 9 32 माइनस हो रहा है क्या इसमें से? 32 माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो +9 9 का गैप बढ़ा दिया इसने आगे, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा? 1x 2x 3x 4x, अब 5x आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक गोला कम हो रहा है ना, 2 है तो एक गोला आएगा, ये तो खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक गोला आएगा और 5, 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज दी। आसान सा सवाल। करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे करंट अफेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के प्रतिकूल समान दूरी वह तय करने में 11 घंटे लगते हैं। नाव की गति बतानी। देखो, धारा के अनुकूल 5 घंटे में, यानी कि धारा के अनुकूल x+y, धारा के अनुकूल गति कितनी हो जाएगी इसकी? 5 घंटे में 55, यानी 1 घंटे में कितना? 11 किलोमीटर। धारा के अनुकूल का मतलब होता है x+y, 11 है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम 11 है इसकी। और समान प्रतिकूल 11 घंटे में, तो 55 किलोमीटर 11 घंटे, यानी 5 इसकी स्पीड आ गई। डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम आ गई 5। 2x बराबर आ गया आपका 16, x बराबर आ गया 8। पूछा गया इसने, नाव की गति 8 आ गई। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वां संवैधानिक संशोधन। अच्छा, मैंने क्या किया ये आपको पता चला ना? यहाँ पे मैंने क्या क्या था ये आपको पता चला ना? जो डाउन स्ट्रीम होती है वो स्पीड होती है, स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है 1 घंटे में, 1 आवर में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको कहते हैं आप क्या? डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो मैंने स्पीड निकाल दी कि 1 घंटे में कितना चलेगा धारा के अनुकूल। यानी डाउन स्ट्रीम जो है वो 5 घंटे में 55 किलोमीटर चल रहा था, तो 1 घंटे में 11। तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है x+y, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, इनको प्लस करके 1 घंटे में कितना चल रहा था? वो 11। और जब प्रतिकूल चल रहा था तो 1 घंटे में कितना चल रहा था? 5। ऐसे कर दिया। और x होती है नाव की चाल, ये पूछा था नाव की चाल। ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है भाई? महिलाओं का 33% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में। 73वां तो जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित था ना, MCD से। तो इससे तो 72वां संशोधन था। पंचायती राज जो है वो 72वें से संबंधित है, और 73वें से है आपका नगर पालिकाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण, ये सही है। नौकरी में महिलाओं का आरक्षण की बात नहीं की गई थी इसमें, नौकरी में महिलाओं के आरक्षण की बात इसमें नहीं की गई।
ये क्या है भाई, एक्स और वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना भाई, एक्स स्क्वायर निकालो, दो, इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू, 4√9, 2 × a × b, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर 2×4 प्लस बी स्क्वायर -2, 2×4√9। तो इससे ये खत्म, 11, एक सेकंड, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा ना, 13 और 13, 13×2 = 26, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, सही क्या है ना, 2×4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2×4√9, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइनस का आ जाएगा, वो तो माइनस से कट जाएगा, 9×4 = 13, 13×2 = 26। आसान सा सवाल, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अब देखें भाई कौन कौन सा सवाल रह गया। आज तो अटेम्प्ट ही 89 हो पाए, जिसमें से गलत होने की संभावना आज मुझे लग रही है, क्योंकि जीके जीएस के काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस थे। अब इसमें तुक्का मार सकते हैं क्या, देखें कौन कौन से सवाल छोड़े हमने। मैथ्स वगैरह का कुछ छुटा है क्या हमारा? हाँ, इसमें ये छुटा था हमारा, मैथ्स का तो नहीं है लेकिन ये है आपका इसका रीजनिंग का बॉक्स है, ठीक है। ये तो आसान था यार, पहले ही करना चाहिए था इसको। जी को एक सम संख्या पर रखा गया, 7 बॉक्स है इसी क्रम में, ऊपर से नीचे से ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखा गया होगा इसको। डी को बॉक्स ई के ऊपर, लेकिन एफ के नहीं, अच्छा इसमें क्रम नहीं दे रखा, ठीक है ठीक है। बॉक्स जी को सम, अबे यार सम संख्या पे रखा गया, क्रम तो दे रखा है। जी को सम संख्या वाली किसी स्थान पर रखा गया, तो जी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन शीर्ष पर नहीं रखा गया, ठीक है। तो बॉक्स बी, अरे यार टाइम तो इतना ही बचा है। आज का पेपर बहुत ज़्यादा गंदा रहा भाई, बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा आज के पेपर का, बता नहीं सकते इतना गंदा रहा। ठीक है, 6 क्वेश्चन गलत हुए, कम ही गलत हुए हैं, मैं तो सोच रहा था थोड़े ज़्यादा गलत हो जाएंगे आज शायद, ठीक है। फिर भी स्कोर मुझे तो ठीक लग रहा है। 80, मैं कह ही रहा था 80 के आसपास जाएगा, 81 आ गया। आज के पेपर का लेवल अच्छा लगा मेरे को काफ़ी, थोड़ा सा लेंदी टाइप का तो था ही, प्लस जीके जीएस के आज नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले, बहुत बेहतरीन पेपर था। आज का पेपर ज़रूर लगाना चाहिए भाई आपको, बहुत बढ़िया पेपर था। जीके जीएस के तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, मतलब करंट अफेयर के तो थे ही थे, अच्छे अच्छे रैंडम क्वेश्चंस डाले आज बिल्कुल। प्रीवियस जो मॉक्स में दिए हुए थे वो क्वेश्चंस तो नहीं थे आज, तो काफ़ी अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चंस भी थे। जीके जीएस में भी काफ़ी नए नए क्वेश्चंस इन्होंने पूछे, जैसे वो केस वाला क्वेश्चन था, आसान सा सवाल, मतलब सवाल आसान नहीं था, वो कॉन्सेप्ट आसान था कि भाई हाँ ये केस कब हुआ, ऐसे पूछ लेता तो कर सकते थे। केशवानंद भारती का डायरेक्ट पूछ लेता तो कर सकते थे, बट उसने थोड़ा सा डीप जाके पूछा ये वाला सवाल। तो आज का मॉक भाई बढ़िया था, बहुत बढ़िया मॉक था आज का, जिसमें हमने अटेम्प्ट कितने किए थे, 89 करेक्ट, 89 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 6 गलत हो गए, और शायद हमने अभी तक तुक्का भी नहीं मारा था किसी में। तो यानी कि अच्छा लेवल था भाई आज का तो, ठीक है। जीएस के मैंने डायरेक्ट, जीएस कह रहा हूँ, करंट अफेयर के हम डायरेक्ट स्किप करते हुए चले थे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, है ना। 11 स्किप किए थे हमने डायरेक्ट ओवरऑल, और अटेम्प्ट किए 89, 6 क्वेश्चन गलत, तो 81 मार्क्स है। मुझे तो, मैं तो सेटिस्फाइड इतने मार्क्स से बिल्कुल लग रहा हूँ, क्योंकि पेपर मुझे अच्छा लगा पर्सनली, ठीक है। आपने देखो कई बार 90+ भी जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उसका कुछ मतलब नहीं है, उस स्कोर का कुछ मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चंस में आपके 99 भी आ जाए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस अगर होंगे तो 80 मार्क्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो हालांकि मार्क्स कम लग सकते हैं आपको, बट मेरे लिए तो मैं कह रहा हूँ ठीक मार्क्स हैं, क्योंकि पेपर का लेवल मुझे अच्छा लगा, सही था, बढ़िया पेपर का लेवल था अच्छा खासा। तो भाई आप लोग तो ज़रूर से ज़रूर मस्त ये वाला तो लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। और बाकी जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो हमने स्किप किए हैं, इनका जो डिटेल्ड एनालिसिस आ जाएगा वो 24 तारीख को आ जाएगा, यानी कि कल आ जाएगा। तो जैसे इनका डिटेल्ड एनालिसिस आ जाएगा, तो जो जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं प्लस जो हमने स्किप किए हैं, उन सभी को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि हमारे गलत ये हुए थे, उसका सही आंसर ये है, स्किप हमने ये किए थे, उसका सही आंसर ये है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।